संबंधित, जिसमें हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी कहते हैं। किसी अंकीय समूह का जब प्रतिनिधित्व या औसत निकालते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। जब इसका सांख्यिकीय आधार पर माप ज्ञात करते हैं तो यह कहलाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी समूह का मुखिया जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम विभिन्न प्रकार की समूह के बारे में जानकारी ज्ञात करने में लाभ प्राप्त कर लेते हैं। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी विद्यालय के उपस्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह देखते हैं कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति, ऐसे भी छात्र होते हैं जिसकी उपस्थिति कम होता है, ऐसे भी छात्र होते हैं जिनकी उपस्थिति अधिक होता है, और बीच के जो छात्र हैं जिसकी उपस्थिति औसत होती है वो अधिक होता है। तो जब हम देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति में, तो बीच के छात्रों का जो औसत के आसपास में ही रहता है, उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसी समूह का प्रतिनिधित्व है, और उस समूह का जब हम सांख्यिकीय आधार पर अध्ययन करते हैं या माप निकालते हैं तो वो कहलाता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। इसकी परिभाषा से विभिन्न विद्वानों के द्वारा भी समझ में सकते हैं। सिम्पसन एंड कैफ का कहना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की विशेषता ऐसा माप से है जो अंकीय समूह को दो बराबर भागों में या दो अर्ध भागों में विभाजित कर देता है, उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते हैं। मतलब कोई संख्या का समूह जिसको दो बराबर भागों में बांट देता है। फिर हम लोग देखते हैं रॉस के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में कहा है कि वैसा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसी समूह का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, जो किसी समूह का सर्वोत्तम माप ही कहता है। फिर हम लोग देखते हैं जेपी गिलफोर्ड कहता है कि किसी निरीक्षण समूह के द्वारा अंकीय समूह का व्यवस्थित के द्वारा अध्ययन या उसको औसत के रूप में कह सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति को औसत के रूप में कहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सभी का लगभग कथन एक जैसा ही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप उस मान से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। आंकड़ों के इस प्रतिनिधित्वकारी मान को केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहते हैं। जिस सांख्यिकीय विधि द्वारा इसकी गणना की जाती है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप तीन है: मध्यमान, मध्याह्न, बहुलक। जिसमें हम देखते हैं कि मध्यमान जो तीनों में शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति का मान प्राप्त होता है, इसकी निकालने में कम समय लगता है। इसी की अपेक्षा में हम देखते हैं मध्यमान के बाद मध्याह्न, इसकी शुद्धता इसकी अपेक्षा में कम होती है और इसके निकालने में कम समय लगता है। फिर देखते हैं बहुलक, मध्यमान मध्याह्न से कम शुद्ध होता है बहुलक, और इसको निकालने में इनसे कम समय लगता है।
अगर वैधता और विश्वसनीयता के आधार पर देखते हैं तो मध्यमान ही शुद्ध मान माना जाता है। तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों में मध्यमान ही शुद्ध मान के रूप में प्रयोग होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के महत्व के बारे में भी बहुत उपयोग केंद्रीय प्रवृत्ति की किसी भी सांख्यिकीय अध्ययन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसलिए शिक्षा शास्त्री ने कहे हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो महत्व है इसकी उपयोगिता दोहरी है। कई चीजों में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसके आधार पर फर्स्ट देखते हैं प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व। केंद्रीय प्रवृत्ति किसी भी समूह के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। उस प्रतिनिधित्व के आधार पर हम कई चीजों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा महत्व, दो या दो से अधिक समूह की तुलना। जब दो या दो से अधिक किसी समूह को तुलना करना है तो केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग किया जाता है, जिससे दो समूह के बारे में हम जान सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी विभिन्न चीजों के बारे में अध्ययन करने में सहयोग करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का महत्व में तीसरा देखते हैं शोध के विश्लेषण में महत्व। जब हम किसी समूह को व्यवस्थित आंकड़ों के द्वारा किसी शोध के चीजों का अध्ययन करने में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में। फिर फोर्थ में महत्व है केंद्रीय प्रवृत्ति के में उच्च सांख्यिकीय गणना करने में सहायता। उच्च सांख्यिकीय गणना करने में, मानक विचलन निकालने में उसकी उपयोगिता होती है, कोरिलेशन में। इसके अलावा और भी जितनी प्रकार से हैं, टेस्ट, एनोवा टेस्ट, सभी चीजों में इसकी उपयोगिता होती है। पांचवा महत्व, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मान है वो स्थिर होता है, इसलिए इसका मात्रात्मक अध्ययन अधिक शुद्ध होता है। इसलिए इसमें भी इसके अध्ययन केंद्रीय प्रवृत्ति का जो महत्व है उस पर भी महत्वपूर्ण रखता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का महत्व हम लोग देखते हैं लिमिटेशन। केंद्रीय प्रवृत्ति का महत्व व्यक्ति समूह के रूप में नहीं हो सकता है। इसके जब भी होगा तो समूह के रूप में, व्यक्ति के रूप में नहीं हो सकता है। जब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी का वेतन 600 है, किसी का 200 और एक का 100 है, तो हम देखते हैं कि इसका औसत 900। 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 लोगों का है तो आता है कितना 300। तो एक व्यक्ति का रूप में इसका औसत मान के रूप में व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग नहीं होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं विषम जातीय स्थिति में इसकी अध्ययन नहीं किया जा सकता है। जब एक समूह का अध्ययन करना है तो उसी से संबंधित समूह का अध्ययन करने में उपयोग होता है। इसके हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। इसकी डाटा में अगर आंकड़ों में थोड़ा सा गलती होने पर इसकी परिणाम या उसका जो विश्लेषण है वो गलत हो सकती है। फिर हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 3 है मध्यमान।